मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों में बदलाव किया। शुक्रवार को रिजर्व बैंक की पॉलिसी में जो सबसे बड़े बदलाव थे, अगर उन पर नजर डालें तो आप 5 बड़ी चीजों को चिन्हित कर सकते हैं, जहां पर आपको पता चलता है कि क्या क्या बातें कही गई। सबसे पहली बड़ी बात यह थी कि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की आरबीआई ने। जो नीतिगत दर होती है जिससे सारे कर्ज की दरें, चाहे आपका होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, जो भी दरें तय होती हैं, उसका जो बेसिक दर होती है वो रेपो रेट से ही तय होती है, जो एमसीएलआर बनती है। रेपो रेट दरअसल वो रेट होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। अब रेपो रेट बढ़कर 5.4% हो गया, जो कोरोना काल से पहले वाले स्तर के आसपास है। वहां 5.5 तक, ये 5.40 तक पहुंच गया है। दूसरी बड़ी बात क्या थी? दूसरी बड़ी बात ये कही आरबीआई ने कि 2022-23 में, यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में जिसमें हम अभी चल रहे हैं, रिटेल महंगाई जो है वो 6.7% पर रहेगी। 6% ऊपरी स्तर है जो सहनीय है, लेकिन पूरे साल आप हम महंगाई में तजते रहेंगे। तीसरी बात कही जीडीपी ग्रोथ को लेकर, वो बरकरार रखा अनुमान 7.2% का था, ना बढ़ाया ना कम किया। बढ़ाने की तो खैर गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हाँ, घटने का जरूर एक खतरा था, लेकिन घटा नहीं। ये एक राहत की बात आप कह सकते हैं। चौथी बात, रिजर्व बैंक ने कहा धान की खेती को जो लेकर कमी आई है, इस पर गहरी आशंका जताई। उन्होंने कहा इसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है, ये एक चिंता बनती दिख रही है। और पांचवी सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि कच्चे तेल का औसत भाव इस पूरी पॉलिसी को बताते समय जो रखा गया है दिमाग में, वो $105 का रखा गया है, और सामान्य मानसून की संभावना। ये दो आधार हैं इस पूरी पॉलिसी के। ब्रेंट क्रूड का भाव 94 के करीब है, यानी 105 से करीब करीब $10-11 नीचे। ये राहत की बात है, लेकिन मानसून सामान्य रहेगा या नहीं रहेगा, असंतुलित तो है। हम लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे हैं, तो सामान्य मानसून अगर नहीं रहता है तो कितना असर पड़ेगा, ये हम अब बात करेंगे। सर, पहला सवाल, सबसे पहली बात रेपो रेट पर, जिस पर मुझे लगता है अधिकांश लोगों की नजर रहती है कि पॉलिसी में रेट पर क्या बोला। 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आपको क्या लगता है ये बढ़ोतरी क्या संकेत दे रही है, और आगे कितनी और बढ़ोतरी की संभावना है? ये आज का सबसे बड़ा संकेत था, और सारे तकनीकी चीज़ों से किनारे भी हटें तो ये समझना ज़रूरी है कि भारत में लगातार बैक टू बैक सबसे तेज़ रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ने का यह दौर था। अगर आपने कोविड से पहले कर्ज लिया होता या कोविड के पहले जिस दर पर कर्ज लिया होता, अब आज आपको लगभग उसी दर पर कर्ज मिलेगा जिस दर पर कोविड से पहले कर्ज मिलता था। यानी कोविड के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को जो भी सस्ते कर्ज का विटामिन दिया गया था, उसके युग की समाप्ति की घोषणा आज हो गई, और आज हम वापस कम से कम महंगे कर्ज के मामले में प्री कोविड लेवल पर आकर खड़े हो गए हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके कई सारे बहुआयामी असर हैं। इसके तात्कालिक तौर पर तुरंत असर छोटे उद्योगों पर सबसे ज़्यादा पड़ेंगे, जिन्हें अभी त्योहारी मौसम के लिए सामान खरीदना है, उत्पादन शुरू करना है, माल भरना है, उनके लिए कर्ज की महंगाई उन्हें तुरंत चुभेगी। जो रिटेल क्रेडिट कर्ज लेने वाले लोग हैं, होम लोन या कार लोन लेने वाले लोग हैं, उनकी या तो ईएमआई बढ़ेगी या उनकी ईएमआई की अवधि बढ़ जाएगी, लेकिन उन पर भी अब काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ोतरी काफ़ी बैक टू बैक काफ़ी बड़ी हो गई है। अब यहाँ से जो सवाल जो हो चुका वो तो सामने लोगों की बैलेंस शीट में और उनके भुगतान में दिखाई देगा। शुभम, सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो हमारे दिमाग में है वो ये कि यहाँ से भारत में ब्याज दरों का रुख क्या होगा, यहाँ से ब्याज दरें कहाँ जाएंगी। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन रिजर्व बैंक की नीति के भीतर जो हमें दिखाई देता है, उससे हम एक दो महत्वपूर्ण संकेत देख सकते हैं। और ये संकेत हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाहे आप कार खरीदने के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हों, घर के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हों, बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हों, या आप कारोबार बिजनेस के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि ब्याज दरें अधिकतम भारत में कितनी बढ़ सकती हैं, मैक्सिमम ब्याज दरें कितनी बढ़ सकती हैं और कब तक बढ़ेंगी, क्योंकि वहीं से आपके इंस्टॉलमेंट पेमेंट की किस्त चुकाने की क्षमता का आकलन होगा। क्योंकि महंगाई पहले से मौजूद है और अभी मौजूद रहेगी, कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिस पर हम महंगाई पर आगे बात करेंगे। अभी हम जब आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहे थे, करीब से समझने की कोशिश कर रहे थे, तो एक जो महत्वपूर्ण संकेत हमें दिखाई देता है शुभम, कि 2001 से लेकर अगर हम ट्रैक करें भारत में ब्याज दरों की बढ़ोतरी को, तो भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के क्रम को मोटे तौर पर फॉलो करता है। ये चार्ट आपके सामने है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस चार्ट के आधार पर आप देखें तो कुछ हिस्से छोड़ दिए जाएं तो लगातार भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक दरों में जो बढ़ोतरी है उसको को फॉलो किया है। दोनों के बीच में औसत लंबे समय में 300 बेसिस पॉइंट का फर्क हमें दिखाई देता है, करीब 3% का 300 बेसिस पॉइंट का फर्क दिखाई देता है। इस हिसाब से
अभी आज की बढ़ोतरी के बाद भारत में ब्याज दरों में एक या दो आरबीआई के कैसी किश्तों में करता है, उसे कैसे बढ़ाएगा ये अलग बात है। एक या दो किश्तों में बढ़ोतरी के बाद भारत में रेपो रेट 6.25 से 6.5% के आसपास तक जाकर स्थिर हो सकती है। तब अमेरिका की ब्याज दर और भारत की ब्याज दर में 300 बेसिस पॉइंट का जो औसत स्तर है उसे हासिल कर लिया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सितंबर में फेडरल रिजर्व फिर ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा। तो जब दोनों के रेट साइकिल कन्वर्ज होकर इवेंचुअली खत्म होंगे तब भारत और अमेरिका की ब्याज दरों में करीब 300 बेसिस पॉइंट का फर्क होगा, यानी भारत की ब्याज दरें 6.25 से 6.5% के आसपास होंगी। इसका संकेत हमें आज एक और मिला कि बॉन्ड यील्ड 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.26% के आसपास पहुंच गई। अब ये जो आंकड़ा है हमें बता रहा है कि यहां से भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल कम से कम अगले 12 महीनों से 18 या 24 महीनों के लिए महंगी ब्याज दरों के दौर में प्रवेश कर रही है, जहां औसतन उपभोक्ताओं के लिए ब्याज दर 10%, 11% के आसपास होगी, क्योंकि अगर हम यहां से माने कि 6.5% के आसपास की रेपो रेट होगी तो बॉन्ड डील करीब 8.5-9% के आसपास रहेगी। हमने 9% की बॉन्ड यील्ड का दौर देखा है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2008 के आसपास हमने देखा है। तो अगर आप आम उपभोक्ता हैं, अगर आपको अपने खर्च के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं की तैयारी करनी है तो ये मान के रखिए कि महंगाई जब तक कम हो या ना हो, रिजर्व बैंक को अमेरिकी ब्याज दरों का से बराबरी करने के लिए अपनी ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी करनी होगी, उस वजह से आने वाले समय में कर्ज महंगा होगा। इस सवाल का जवाब भी हम चलते चलते दे दें कि हम भारत को आखिर अमेरिका के फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी उस क्रम से नहीं होती है तो भारत के बाजार निवेश के लिए आकर्षक नहीं रह जाएंगे। भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों की आमद कम होती जाएगी, रुपए में गिरावट और कमजोरी और बढ़ती जाएगी, और इसलिए रुपए पर हम आगे बात करेंगे कि भारत के बाजार में आज ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के बाद रुपए में कैसी गतिविधियां रहीं। तो मुख्य रूप से ब्याज दरों का परिदृश्य बढ़ने वाला है, कर्ज की महंगाई आपके सामने खड़ी हुई है, और आने वाले समय में अलग अलग किश्तों में अगले साल तक हम 6.5 से 6.5% के आसपास की रेपो रेट और लगभग 10% के आसपास की 9.5 से 10% के आसपास की औसत कर्ज की ब्याज दर हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 9.5 से 10% उनके लिए जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और जो एनबीएफसी के सहारे हैं या जो ऐसे लोगों के सहारे हैं जो बैंक से सीधे नहीं जुड़े हैं, उनके लिए तो ये कर्ज और महंगा हो जाएगा।